नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो विवेक सर द्वारा यह टेस्ट सीरीज दी गई है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, बात करते हैं। तो आज हमारा मॉडल पेपर कौन सा है? दूसरा है। इससे पहले एक मॉडल पेपर हम लोग जो है सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं। अगर आप इस मॉडल पेपर का PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप उसमें ज्वाइन होकर वहां से हर एक PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मॉडल पेपर शुरू करते हैं। मॉडल पेपर दूसरा है। देखिए, इस मॉडल पेपर दूसरे का पहला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, कह रहा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ऑप्शन आपके दिया गया है केन उपनिषद, मुंडकप उपनिषद, या फिर ईश उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद। तो आप कहेंगे सत्यमेव जयते की अगर बात की जाएगी तो मुंडक उपनिषद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया गया है सूरदास, तुलसीदास हैं, कबीर हैं, रहीम हैं। तो आप कहेंगे रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है चित्रकोटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चित्रकोट जलप्रपात है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे चित्रकोट जलप्रपात जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विश्व शांति, या संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, मानव धर्म है, या फिर वैश्विक सहयोग। वसुधैव कुटुंबकम का अगर अर्थ की बात करते हैं तो इसका होता है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से एगमार्क क्या होता है? एगमार्क किसकी पहचान बताता है? तो आप कह देंगे एगमार्क जो पहचान होती है या खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता को आश्वासन मुहर एक बनाता है। ठीक है, खाद्य वस्तुओं की एक मुहर होती है जिसे एगमार्क कहते हैं। एगमार्क अगर लगा है तो वह खाने योग्य है। छठवां प्रश्न है भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? यमुना तंत्र है, गोदावरी है, गंगा है, या फिर नर्मदा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र की बात करेंगे तो गंगा नदी का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की होती है? गुजरात की होती है। ऑप्शन में देखिए किस में दिया है, तो गुजरात आपके ऑप्शन यहाँ सी वाले में दिया है, तो सी वाला आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पूछा है, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, या फिर K2। तो आप कहेंगे भारत का पूछा है तो माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा की बात करेंगे तो कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में ही दिया गया है। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं। हम भारत में काली मिट्टी, कह रहा है कि भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, लेटराइट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी? भारत में काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है 10 नंबर का। इसमें कह रहा है मानसून की शुरुआत भारत के सामान्यतः कहाँ से होती है? मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? अगर हम बात करते हैं भारत के नक्शे की तो मानसून इधर से आता है, तो यहाँ कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आप कहेंगे केरल हो जाएगा। केरल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब कहीं यहाँ होता है तो नहीं होगा। असम की बात करते हैं पूर्वोत्तर में आता है तो यहाँ भी नहीं हो जाएगा। गुजरात यहाँ होता है। आपका बचा बचा कौन सा ऑप्शन है? आप कहेंगे केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। 10 के बाद 11 नंबर का प्रश्न है, इसको देखिए। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो आप कहेंगे यह ऑक्सीजन होता है,
जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया है थर्मामीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो आप कहेंगे वायु दाब की बात की जा रही है, तो वायु दाब जो है बैरोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है या फिर नमकीन होता है? अम्ल का जो स्वाद होता है या खट्टा होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो होता है वह किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब में आप देखे होंगे जो सूर्य का बल्ब आता है उसमें क्या लगा रहता है? फिलामेंट लगा रहता है। फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो आप कहेंगे टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान आप कहेंगे कितना होता है? 7 होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में है। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे देखिए पूछा गया है, सनसाइट विटामिन किसे कहा जाता है? सनसाइट विटामिन, सनसाइन विटामिन कह रहा है कि सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सन से याद आएंगे विटामिन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा रक्त कण सहायक होता है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा रक्त कण सहायक होता है? तो आप कहेंगे WBC होता है। ठीक है। चलिए 17 के बाद 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आप कहेंगे इसे जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा होता है पौधों में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, पैर में, कान में या फिर रीढ़ में? तो सबसे छोटी हड्डी आप कहेंगे कान में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, मीटर में या फिर जूल में? ध्वनि की तीव्रता की बात कर रहा है तो आप कहेंगे डेसिबल में मापी जाती है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा या फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा? गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है। सुंदरवन का डेल्टा पाया जाता है कहाँ? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ा मीठे पानी की झील की बात करते हैं, डल झील है, बुलर झील है, चिल्का झील है या फिर लोकटक झील है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ा मीठे पानी की झील हो जाएगी कौन सी? बुलर झील है। और कहाँ है यार? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा होता है? 4 आश्रम व्यवस्था बताए गए हैं, उनमें से कौन सा सबसे अंतिम व्यवस्था होता है? जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वनप्रस्थ है, संन्यास है। तो सबसे लास्ट का जो अंतिम आश्रम होता है वह संन्यास होता है। ठीक है, सन्यासी बन जाते हैं लोग। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? किसके आधार पर बांटा गया था? जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, धन के आधार पर या निवास स्थान के आधार पर? वर्णों का जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया है या कर्म के आधार पर आपको बांटा गया था। ठीक है, जैसे आप पूजा करते हैं तो आप पंडित वर्ग में आएंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या होता है? भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में आपको दिया गया है पूजा पाठ या फिर कानून दिया गया है। अगला कह रहा है कि कर्तव्य और नैतिकता होता है या युद्ध होता है? तो धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य और नैतिकता, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र था, यह तो बिहार में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो है, उज्जैन भी नहीं हो जाएगा, तक्षशिला भी नहीं होगा, तो अब कौन सा हो जाएगा? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, सबसे प्रमुख नगर था यह। ठीक है, आगे पूछा गया है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? जौनपुर में है,
कन्नौज में है, फतेहपुर सीकरी में है या बाराबंकी में है? सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह की बात करेगा तो फतेहपुर सीकरी में है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1942 में या फिर 1920 में? बात करते हैं 1885 की। इसमें आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष पहले हैं एच ह्यूम थे। ठीक है। 1905 में क्या होता है? आपका बंगाल विभाजन होता है। ठीक है। और 1942 की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी को किसने भिखारी के वेश में महान आत्मा बताया है? महात्मा गांधी को कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है भिखारी के वेश में महान आत्मा है? तो सुभाष चंद्र बोस बोले हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बोले हैं, जवाहरलाल नेहरू बोले हैं या फिर मोतीलाल नेहरू बोले हैं? तो महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा बताने वाले कौन व्यक्ति हैं? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए इब्राहिम, इसमें कह रहा है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? किसकी है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित कौन सा पुस्तक है जिसमें हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा की गई है? तो यह हो जाएगा आपका, कौन सी पुस्तक हो जाएगी? तो यह आपकी है किताब ए नवसर की बात कर रहे हैं। ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है, जिसमें हिंदू देवता और मुस्लिम संतों दोनों की प्रशंसा की गई है। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। 30 के बाद 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने लहराया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने लहराया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर मैडम भीखाजी कामा? तो आप कहेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे, आप कहेंगे मैडम भीखाजी कामा थी। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। अगला प्रश्न है कि पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? ऑप्शन में दिया गया है गोपाल है, नंदपाल है, धर्मपाल है या फिर देवपाल है। पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो आप कहेंगे पाल वंश का प्रथम राजा था गोपाल। ऑप्शन पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 32 हो गया है, 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए अब इसमें आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 32 है। तो बताइए समानता का अधिकार कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 देता है। ठीक है, 19 की बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 की बात करते हैं प्राइवेसी की बात करता है, और 32 अनुच्छेद 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तब। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या थी? भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950 को? देखिए संविधान को अपनाने की तिथि पूछा गया है, तो संविधान को अपनाया कब गया था? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लेकिन लागू की बात करेंगे तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अपनाया कब गया था? तो आप कहेंगे 49 में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 34 के बाद देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व का अच्छा किस भाग में उल्लेख है? नीति निर्देशक का उल्लेख कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे भाग संख्या 4 में हो जाएगा। किसमें है? भाग संख्या 4 में डीपीएसपी की बात की गई है। ठीक है, चलिए 36 नंबर का प्रश्न है, अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द दिए गए हैं? तो आप कहेंगे टोटल 4 शब्द दिए गए हैं, 4 आदर्श शब्द दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। 37 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान सभा में कब जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जो है भाग संख्या आपके
4 के क में जोड़ा गया है, 4 के क में जोड़ा गया है। यह कब जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1976 में हुआ था। किसवां संविधान? 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। चलिए, कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी यह 1951 से पहली योजना बनी थी। 1951 से 1956 तक पहली योजना चली थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक पूछा गया है तो SBI है, RBI है, नाबार्ड है या फिर सेबी है। तो भारत का केंद्रीय बैंक की अगर बात करते हैं तो यह RBI होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी है या फिर समाजवादी है या मिश्रित है या फिर साम्यवादी है? तब कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित है, पूंजीवादी अर्थात समाजवादी दोनों मिला करके हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP क्या दर्शाता है? GDP क्या दर्शाता है? आय विवरण को दर्शाता है, कुल उत्पाद को दर्शाता है, कर संग्रह को दर्शाता है या फिर रोजगार दर को दर्शाता है? तो आप कहेंगे GDP हमारा क्या होता है? तो GDP होता है, आप कहेंगे कुल उत्पाद को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। आगे बात करते हैं। देखिए, अब देखिए 42 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मुद्रास्फीति की अगर बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? कीमतों में कमी होती है, कीमतों में स्थिरता आती है या फिर कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है या फिर आय में बढ़ोतरी होती है? इन्फ्लेशन क्या होता है? तो आप कहेंगे इन्फ्लेशन जो होता है यह कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है, जिसे कहा जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, तो 42 का आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली का किस राज्य से संबंधित है? क्या तमिलनाडु की है, कर्नाटक की है, केरल की है या फिर ओडिसी की है? कथकली की अगर हम बात करते हैं तो कथकली आप कहेंगे केरल राज्य की स्थित एक शास्त्रीय नृत्य है, केरल राज्य का। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। अब यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है? यज्ञ सिंधु सभ्यता में होता था यज्ञ, वैदिक काल में होता था, मौर्य काल में होता है या फिर गुप्त काल में होता था? तो आप कहेंगे यज्ञ जो है यह किस काल से जुड़ा हुआ? तो आप कहेंगे वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। इसमें ऋग्वेद की बात करेंगे, ऋग्वेद में यज्ञ की चर्चा की गई है। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी कह सकते हैं कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी किसको देते हैं? तो आप नहीं पता चलेगा तो आप कहेंगे अंधे लोग को अगर दे देंगे तो उन्हें नहीं पता चलता है कच्ची पूड़ी है या पक्की पूड़ी है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। चलिए पूछा गया भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, तिलहन से है, गेहूं से है या फिर मत्स्य से है? पीली क्रांति की बात कर रहा है, तो पीली क्रांति आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे तिलहन से संबंधित है। सरसों एक पीली वाली सरसों होती है, उससे आप याद करेंगे पीली वाली सरसों से तेल निकाला जाता है, तो आप कहेंगे तिलहन से संबंधित है। मत्स्य की बात करते हैं तो नीली क्रांति है। पानी कैसा होता है? समुद्र का नीला नीला दिखाई देता है। दुग्ध की बात करते हैं तो श्वेत होता है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं है, मक्का है, धान है या फिर ज्वार है? मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा मुख्य खाद्यान्न फसल क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे धान होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। 48 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी? क्या यमुना है, गंगा है, गोमती है या फिर घाघरा है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 39 नंबर का प्रश्न 49 नंबर का प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष कौन सा हो जाएगा? पीपल है, नीम है, अशोक का पेड़ है या फिर बरगद है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष की अगर हम बात करते हैं या अशोक का वृक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे की अब बात कर लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इन चारों व्यक्तियों में से बताइए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे? तो आप कहेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1919 में। 1919 में। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं 50 के बाद 51 नंबर का प्रश्न है। देखिए 51 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? कर्नाटक है या फिर जयपुरी है, बनारस घराना है, ग्वालियर है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश में इन चारों में से कौन सा स्थान माना जाना है? तो आप कहेंगे बनारस केवल उत्तर प्रदेश का है, बाकी कर्नाटक में है, जयपुर राजस्थान में है, ग्वालियर आपका एमपी में है। ठीक है, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा? बनारस घराना हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात करते हैं, क्या आगरा है, शारदा है, ऊपरी गंगा है या फिर निचली गंगा है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर की अगर बात की जाएगी तो आप कहेंगे शारदा नहर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है? कानपुर में लगता है, मेरठ में लगता है, प्रयागराज में या फिर बनारस में? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है वह प्रयागराज से इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में लगता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 54 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? गरबा है, कथक है, भांगड़ा है, उड़ीसी है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की लोक नृत्य शैली कौन सी हो जाएगी? कथक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 55 का प्रश्न देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला कौन सी है? कांच शिल्प है, फिरोजाबाद जिसे चूड़ी नगरी कहते हैं, या फिर बिंदरी है, टेराकोटा है, बांस शिल्प है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला की अगर बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा टेराकोटा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। टेराकोटा वही मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं। चलिए आगे की हम बात करते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है। देखिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम, चलिए पूछा गया है कि भारत का कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा कौन सा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? लखनऊ को, श्रीनगर को, भोपाल को या फिर नई दिल्ली को? भारत का पूछा गया है, भारत का कौन सा शहर है? तो आप कहेंगे यह शहर आपका कौन सा हो जाएगा? लखनऊ को घोषित किया गया है। चलिए 56 के बाद आपके सामने 57 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, इसकी अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप कहेंगे सरसावा, स से सहारनपुर, कहाँ हो जाएगा? सरसावा कहाँ है? तो आप कहेंगे सहारनपुर में यह हवाई अड्डा स्थित है। 58 नंबर का प्रश्न है। इसकी अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल कौन बोई जाती है? चाय, चाय तो कहेंगे आप असम से संबंधित है। ठीक है, गन्ना, कॉफ़ी या फिर रबर? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हो जाएगी आपकी गन्ना, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। 59 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो आप कहेंगे सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है यह आपका तीसरा, चलिए हम ये लिख दे रहे हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार होता है। ठीक है,
सर्वोच्च पुरस्कार यही होता है आपका। तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 59 नंबर के बाद आपके सामने 60 नंबर का प्रश्न है। अच्छा, इसमें देखिए खेल रत्न दिया गया है, तो आप कहेंगे खेल रत्न है राजीव गांधी खेल रत्न, इसी का नाम है। इसका नाम जो पहले पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न, इन्हीं का नाम चेंज करके क्या हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद बताया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह इनका रख दिया गया। जो खेल रत्न पुरस्कार है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। चलिए अब बात करते हैं राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता है, आयकर होता है, जीएसटी राज्य कर होता है, या फिर सीमा शुल्क होता है, कारपोरेट टैक्स होता है। कह रहा है कि आय का प्रमुख स्रोत क्या है, राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार जीएसटी और राज्य में जो टैक्स लेता है उससे होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि जिले में कानून व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकारी कौन होता है, किसे माना जाता है, जिलाधिकारी को, पुलिस अधिकारी को, तहसीलदार को, या एसडीएम को। तो आप कहेंगे जिले का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होते हैं एसडीएम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब 62 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कर वसूली होता है, अधिकारों का संरक्षण करना होता है, चुनाव संरचना होता है, या शिक्षा का प्रयास करना होता है। मानव अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप कहेंगे अधिकारों का संरक्षण करना होता है। ठीक है, मानव अधिकार कर वसूली नहीं करता है, चुनाव संचालन नहीं कराता है, शिक्षा का प्रयास भी नहीं करता है। तो मानव अधिकार आपके क्या कहेंगे, अधिकारों का संरक्षण करता है। 63 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि आंतरिक सुरक्षा का संबंध किससे है। आंतरिक सुरक्षा अंदर की बात करेंगे, विदेशी नीति है, सीमा शुल्क है, देश की आंतरिक शांति है, या फिर पर्यटन है। तो हमसे पूछा गया है कि आंतरिक सुरक्षा का संबंध क्या हो जाएगा। तो आंतरिक सुरक्षा अंदर की बात करेंगे तो देश की आंतरिक शक्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए 63 के बाद 64 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, श्रीलंका से लगती है, मालदीव से लगती है, नेपाल से लगती है, इंडोनेशिया से लगती है। इन चारों ऑप्शन में से बात करते हैं तो श्रीलंका से नहीं लगती है, लिखती किससे है, तो भारत की सीमा नेपाल से लगती है, मालदीव से नहीं लगती है, इंडोनेशिया से भी नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र से संबंधित है, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, या फिर गुजरात से। तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा क्षेत्र जो है यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चलिए 65 के बाद आपके सामने देखिए 66 नंबर का प्रश्न है कि भारत ने साइबर सुरक्षा, कह रहा है कि भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में किया है। ठीक है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग को दूसरे बिमस्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी कौन सा शहर किया है, तो आप कहेंगे यह शहर था आपका नई दिल्ली। ठीक है, चलिए 66 हो गया है। 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती है। रणजी ट्रॉफी कौन सी क्रिकेट टीम ने जीती है, तो आप कहेंगे यह टीम जीतने वाली है जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन आपके डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जेनेवा में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, या फिर वियना में है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके कहाँ हो जाएगा, यह आपके न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। चलिए कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, कुल जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, या फिर जन्म दर। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर में कितने व्यक्ति आते हैं, यह कहा जाता है जनसंख्या। ठीक है, चलिए 70 नंबर का प्रश्न आपके सामने देखते हैं। पूछा गया है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। पर्यावरण किसे कहते हैं, केवल वनस्पति को, केवल जीव जंतु को, या फिर हमारे चारों ओर का
प्राकृतिक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं या फिर केवल वायु के? तो आप कह सकते हैं पर्यावरण से अभिप्राय है हमारे चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, चलिए 70 के बाद देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? वर्षा कराना होता है, ताप नियंत्रित करना होता है, या फिर यूवी किरणों की रक्षा करना होता है, या ऑक्सीजन बनाना होता है? ओजोन परत की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य होता है यूवी किरणों की रक्षा करना होता है। चलिए 72 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस का प्रभाव मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है कौन सी गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? ग्रीन हाउस का प्रभाव का मुख्य कारण हो जाएगी, इनमें से कौन सी गैस हो जाएगी? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। चलिए 73 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO के मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके कहाँ से हो जाएगा? तो आप कहेंगे जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा। एक मिनट, जिनेवा में। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। 73 के बाद देखिए 74 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 74 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, 2012 में, 2015 में, 2018 में। तो नीति आयोग की स्थापना जो हो जाएगी 2015 में हुई थी। ठीक है, यह किसका स्थान लिया था? तो आप कहेंगे इसके स्थान पहले क्या था? आप कहेंगे योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। चलिए आगे की बात करते हैं। 75 नंबर का प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 230, 320 है? नहीं है। 356 में आपातकाल से संबंधित है। 368 भी नहीं है। तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा? 324 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक, चलिए 75 के बाद देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा माना जाता है? फिल्म की दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार होता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, या फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार, या पद्मश्री होता है? फिल्मी जगत की दुनिया में अगर बात करते हैं तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में है, सिनेमा के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए भारत में खेलों के क्षेत्र में यहाँ बता दिया गया है, तो आप कहेंगे अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है यह खेल से है, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। चलिए 78 नंबर का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है, मेलबर्न है, कैनबरा है, या फिर पर्थ है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दी गई है। 79 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, किस संगठन ने उन्नत मूल प्रमाण पत्र 2.0 प्रणाली का शुरुआत किया है? कौन सा संगठन है जो उन्नत मूल प्रमाण पत्र 2.0 प्रणाली की शुरुआत किया है? तो आप कहेंगे यह शुरुआत करने वाला है विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया गया है। गया है कि नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस होता है, या फिर सौर ऊर्जा होता है? नवकरणीय की बात करते हैं, नवीकरणीय की, तो यह सौर ऊर्जा आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया, ऊर्जा संसाधन का नवीकरणीय हो जाएगा। 80 के बाद देखिए 81 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 5 जून को, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करते हैं तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। ठीक है, चलिए 82 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन व्यक्ति हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, जे थॉमसन हैं। चलिए 83 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल जिसके बाद डीएनए और आरएनए की पहचान की जाती है, उसके खोजकर्ता या वैज्ञानिक का नाम बताइए। न्यूक्लिक अम्ल की खोज करने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे न्यूक्लिक अम्ल की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं फ्रेडरिक मिशन है। कौन है, फ्रेडरिक मिशन है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। 84 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के अगर लेखक की बात करते हैं तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। चलिए, आपसे पूछा गया है कि फेसबुक का संस्थापक कौन है। एलन मस्क है, जैक डोर्सी है, मार्क जुकरबर्ग है। सभी को पता हो जाएगा फेसबुक का संस्थापक कौन सा है, मार्क जुकरबर्ग है, जिसका नाम इस समय फेसबुक का नाम मेटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं ट्विटर की। कह रहा है ट्विटर एक्स किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ट्विटर किस प्रकार का है, ई कॉमर्स है, सोशल मीडिया, तो आप कहेंगे सोशल मीडिया यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्विटर एक क्या है, सोशल मीडिया है। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है। कन्या सुमंगला योजना है तो कन्या से आप कहेंगे लड़की से संबंधित होगा। ठीक है, तो किसान तो पहला नहीं होगा। अगला ऑप्शन बात करते हैं, कन्या सुमंगला योजना की बात करते हैं तो देखिए यहाँ दिया गया है महिला बालिका का कल्याण, तो ऑप्शन आपका यही वाला सही हो जाएगा। अब आगे पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है, खेल में प्रोत्साहन करना या फिर महिला सशक्तिकरण हो। तो आप कहेंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यह आपका महिला सशक्तिकरण का एक इसका मुख्य उद्देश्य था। आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या था। आत्मनिर्भर भारत का क्या मुख्य लक्ष्य क्या था, आयात बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, या फिर केवल कृषि पर विकास करना, या फिर केवल सेवा पर विकास। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का यही होता है, इसका अर्थ है आत्मनिर्भर भारत मतलब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। महिला स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है। महिला स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या हो जाएगा, मनोरंजन होता है, वित्तीय सशक्तिकरण होता है, प्रशासन होता है, या फिर सुरक्षा होता है। तो आप कहेंगे महिला स्वयं सहायता समूह वित्तीय सशक्तिकरण होता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे है। स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे हो जाएगा, कृषि से हो जाएगा, नवाचार एवं उद्यमिता से होता है, या फिर खेल से है, पर्यटन से है। स्टार्टअप इंडिया का संबंध की अगर हम बात करते हैं तो यह नवाचार एवं उद्यमिता की बात करेगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए 92 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने सभी राष्ट्रीय जलमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया है। जो टोल प्लाजा है, जितने भी टोल टैक्स है, उस पर नगद पैसे नहीं लिए जाएंगे, या तो ऑनलाइन देना होगा, या फिर जो आपका टैग लगा है टैग कार्ड के हिसाब से पेमेंट करना होगा, लेकिन आपको नगद नहीं देना है। तो यह कब से शुरुआत किया गया है, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं 93 के बाद। देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, 2025 की बात कर रहा है। ठीक है, तो हाल ही में आयोजित किसने है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो यह आप कहेंगे जानिक सिनर है।
कौन है? जानिक सिनर है। अगला प्रश्न है 95 नंबर का, कह रहा है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, लेकिन दक्षिणी सूडान नहीं है। तो हमसे पूछा था कौन नहीं है, तो आप कहेंगे दक्षिणी सूडान नहीं हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में आपको दिया गया है 5 जून है, 21 जून है, 2 अक्टूबर है, 14 नवंबर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है सभी को पता हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 जून को मनाया जाता है। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? आयात बढ़ाना था, घरेलू विनिर्माण करना, या फिर केवल सेवा क्षेत्र या फिर कृषि सीमित करना था? मेक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू विनिर्माण बढ़ाना था, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में है। 99 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप कहेंगे बाघ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की हम बात कर लेते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि जल मिशन किसके संबंधित? कह रहा है कि जल मिशन किससे संबंधित है? बिजली से है, सड़क से है, हर घर जल से है, या फिर स्वास्थ्य से? देखिए जल मिशन की बात करते हैं तो बिजली के इसमें कोई रोल नहीं है, सड़क का कोई रोल नहीं है, स्वास्थ्य से कोई रोल नहीं है। तो आप कहेंगे हर घर जल से नल, हर घर नल से जल। दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमने आज से लेकर पूरा जो है हमने कंप्लीट कर दिया है 100 क्वेश्चन के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, या फिर आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कर सकते हैं टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, यह पीडीएफ आपको ऐसे टिक लगता हुआ मिल जाएगा ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा देर ना लगे। ठीक है, फटाफट आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।